हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूं अर्शद अली। आज से हम सामान्य हिंदी के स्पेशल कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। स्पेशली ये कोर्स आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं, जिसमें सुपर टेट की परीक्षा है, यूपी टेट और सी टेट, बेहद महत्वपूर्ण होगा इनके लिए। और ये कोर्स पूरा कंप्लीट फ्री कोर्स होगा। तो आपकी जो सुपर टेट की परीक्षा है, यूपी टेट की परीक्षा, सी टेट, इन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और आज का जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे अपनी पहली ही क्लास में, वो होगा वर्णमाला पर आधारित। तो जो वर्णमाला है, इससे सुपर टेट की परीक्षा में पिछली वाली एक प्रश्न पूछा हुआ था, और यूपी टेट की परीक्षा आपने दी होगी इस बार की, उसमें भी वर्णमाला से प्रश्न पूछे हुए थे 2। तो जैसा कि आपने कहा था कि आप जो भी क्लासेस आएंगी, उन क्लासेस को आपकी जिम्मेदारी होगी कि उन पर आपको एक लाइक करना है, और अपने फ्रेंड्स को या जिन ग्रुप्स में भी आप ऐड होंगे, व्हाट्सएप या टेलीग्राम, उनमें आपको इन वीडियोस को शेयर करना होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की। पहली बात, हमारे कोर्सेज़ की खास बात है कि हम बेसिक से फंडामेंटल्स को क्लियर करेंगे, उसके साथ सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे उस टॉपिक की। आपकी परीक्षा तक के प्रश्न इसमें शामिल हो जाएंगे। आज के जो चैप्टर है वो है वर्णमाला। तो पहले समझेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। शुरुआत से समझ रहे हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे इन 3 शब्दों को। पहला है ध्वनि किसे कहते हैं, फिर समझेंगे वर्ण क्या होता है, फिर समझेंगे शब्द क्या होता है, फिर लिपि, फिर भाषा, और फिर अपनी वर्णमाला पर आ जाएंगे। जब हम किसी से कोई बातचीत करते हैं या किसी से हम बोलते हैं, तो हमारे मुख से जो आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ को हम कहते हैं ध्वनि। तो सिंपली अगर हम ध्वनि की परिभाषा दें, तो जो भी आवाज़ हम अपने मुख से, किसी भी प्रकार की जो आवाज़ हम अपने मुख से निकालते हैं, उसको हम ध्वनि बोलते हैं। तो इसको सिंपली हम कह सकते हैं मुंह से निकलने वाली, मुख से निकलने वाली आवाज़। और जो आवाज़ हमारे मुख से निकल रही है, यानी जो ध्वनि हमारे मुख से निकल रही है, उस ध्वनि का अगर हम लिखित रूप देखें तो वो वर्ण कहलाता है। सिंपली हम कह सकते हैं ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण। और इस वर्ण को तोड़ा ना जा सके, मतलब वर्ण को फिर से आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो सबसे छोटी यूनिट है। तो हम क्या कहेंगे वर्ण को, ध्वनि का एक लिखित रूप ही तो है। भाई, जो कुछ हम बोल रहे हैं या आवाज़ निकाल रहे हैं, उसको हमने लिख दिया है एक संकेत के फॉर्म में, तो उसको क्या बोल दिया हमने, वर्ण। अभी बात करेंगे शब्द की। शब्द जो हमारे पास अलग अलग वर्ण होते हैं, उन वर्णों को मिलाकर हम एक मीनिंगफुल, एक जो क्रम तैयार होता है, 2 वर्णों का एक अर्थपूर्ण जो मेल होता है, वो शब्द कहलाता है। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। जैसे एक वर्ण क्या मिला इसमें, पा और ना, इन दोनों को मिला करके हमने कुछ मात्राओं का यूज़ किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आम, चावल। तो ये सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो, मीनिंग निकलता हो। ठीक है, वैसे भी शब्द बनाए जा सकते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता हो, जैसे अता है, उमार है। ठीक है, जैसे इसका अगर सही शब्द देखें तो आता, ठीक है, उस तरह से, या इसको कहें उमर, तो वो अर्थ वाला हो जाता है। लेकिन ये निरर्थक शब्द भी बनाए जा सकते हैं। हम शब्द की जब डेफिनेशन देंगे, तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। ठीक है, सार्थक शब्द हमने इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि उसका अर्थ निकल सके, उसका कुछ मीनिंग हो। तो हमने यहाँ पर ध्वनि, वर्ण और शब्द को समझ लिया, ये क्या है। अभी बात करेंगे कि लिपि क्या होती है, स्क्रिप्ट किसको बोलते हैं। शुरुआती दौर में, हम ऐतिहासिक दौर में जब जाते हैं, तो उस समय जब मनुष्य जंगलों में रहा करता था, उसके मुख से भी ध्वनि निकला करती थी। तो उसके दिमाग में जो विचार थे, जो भाव थे, ये पहले हुआ करते थे, लेकिन वो लोग आपस में इशारों में बात किया करते थे। तो धीरे धीरे ये विकास हुआ, उसके दिमाग में जो आया, उसके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, उन विचारों को एक तरीके से संकेतों के रूप में कैसे प्रयोग किया जाए, उनको लिखा कैसे जाए, ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे या उसका प्रयोग किया जा सके। तो उसे अब भाषा की ज़रूरत पड़ी। तो उसने सोचा कि क्यों ना कुछ इस तरह के संकेत बनाए जाएं, जो मेरे विचारों को एक तरीके से उनको सेव किया जा सके, उन संकेतों के माध्यम से मेरे विचारों को सुरक्षित रखा जा सके या बनाया जा सके। तो जैसे उसके मुख से कोई ध्वनि निकली होगी, आ, ई, ऊ, तो उसने शुरुआत में इस तरह से, जैसे हम आज इसको बना रहे हैं, ठीक है, आ को हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह से एक संकेत बनाया उसने।
तो कई तरह की जो ध्वनि, जो आवाज़ें उसके मुंह से निकली, अलग अलग संकेतों से उसने प्रदर्शित करना उसको शुरू किया और इसी तरह से अलग अलग ध्वनि को जो है आकृति प्रदान की गई। इसी तरह से हमारी जो भाषा हिंदी है उसमें 52 जो ध्वनियाँ हैं वो ईजाद की गई। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? लिपि को हम क्या कहेंगे? ध्वनि को लिखने के लिए जिन आकृति, जिन चिन्हों या जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं लिपि। ध्वनि को लिखने के लिए जिन आकृति, जिन चिन्हों, जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उनको हम बोलते हैं लिपि। और या हम कहेंगे ध्वनि को आकृति देने की शैली, जो हम बोल रहे हैं उसको लिखा कैसे जाएगा, उसका स्टाइल क्या है लिखने का, आ ई कैसे बनेंगे, मतलब जो हम बोल रहे हैं इन्हीं शब्दों का, इन्हीं वर्णों का इस्तेमाल करके तो बोलते हैं, इन्हीं ध्वनि का इस्तेमाल करके। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, कौन कौन सी ध्वनि है? अ, आ और ई, ये सारे जितने भी ध्वनि है हमारे यहाँ पर, ये क्या है? 52 है। ठीक है, 52 हैं। ये जो स्टाइल है, हमने गा ऐसे बनेगा इस तरह से, का इसी तरह से घूमकर बनेगा, खा ऐसे बनेगा, ई ऐसे बनेगा, ये स्टाइल है, ये लिखने की शैली है और इसको नाम दिया गया देवनागरी लिपि। ठीक है, जो हमारी हिंदी भाषा है वो क्या है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी स्क्रिप्ट है, ये लिखने का स्टाइल है। तो एक प्रश्न ये बनता है जो बहुत बेसिक प्रश्न है, क्योंकि बेसिक से हम डिस्कस कर रहे हैं, हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब जैसे अंग्रेज़ी भाषा है, अंग्रेज़ी भाषा में जो लेटर हैं ABCD, इस स्टाइल को, इस तरह से लेटर्स के स्टाइल को कहा गया रोमन लिपि। तो आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, अंग्रेज़ी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? इस लिपि का नाम है रोमन लिपि। सिंपल हो गया बिल्कुल। अब हम बात कर लेंगे कि भाषा क्या होती है। लैंग्वेज, तो भाषा एक तरीके से जो हमारे दिमाग में, जो हमारे मन में विचार होते हैं, उन विचारों को हम किसी दूसरे के सामने पेश करते हैं या दूसरे के विचारों को सुनते हैं, तो हम बोलकर अपने विचारों को एक तरीके से व्यक्त करते हैं। यही क्या है? भाषा क्या है? एक साधन है। भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सिंपली आप ये कह सकते हैं, भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये चीज़ें बोलकर होती हैं, सुनकर होती हैं, लिखकर या पढ़कर होती हैं। इसके अलावा अगर आप यूपीपीएससी या यूपीएससी में किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेखपाल हैं, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ हैं, इनकी तैयारी आप मेरे प्रोफाइल पर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अनअकैडमी पर आपके लिए पीसीएस परीक्षा की जो जीएस पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ है ये चल रही है। ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है और ये स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़ है जो हर संडे को होती है। इसमें आप रैंक 1 लाते हैं, रैंक 2, 3, तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है अनअकैडमी में 1 साल के लिए फ्री पढ़ने के लिए। तो ये सारे कोर्सेस, अपर पीसीएस, लोअर आरओ, यूपीएसआई, पेट, लेखपाल, बीईओ ऑप्शनल, ये सारे कोर्सेस आपको इस जीएस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू सारे अनलॉक हो जाते हैं। डायरेक्टली अगर आप प्लस में ज्वाइन करना चाहते हैं, इन कोर्सेज़ की क्लासेस करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आपको प्लस का कोई सब्सक्रिप्शन चूज़ करना होता है। तो यहाँ पर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन चुन सकते हैं अपने मन के अकॉर्डिंग। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, जो भी आपकी परीक्षा जिस वक्त में भी है शेड्यूल्ड, उसके हिसाब से आप अपना सब्सक्रिप्शन चूज़ कर लेंगे। और आप मेरा रेफरल कोड अगर यूज़ करेंगे ILE10 अगर यूज़ करते हैं तो आपको इस पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट आज 30 और 31 जनवरी 2 दिन है। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो 20% है आज और कल, ये 30 और 31 जनवरी तक। अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं ILE10, किसी भी कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जो संकेत हमारे द्वारा बनाए गए, जो आकृतियाँ बनाई गई हमारी ध्वनि को लेकर के, किसी भी ध्वनि जो हमारे मुंह से निकली उस वक्त में, तो हमने ऐसी ध्वनि को जो है संकेतों के आधार पर ऐसे व्यक्त करना शुरू किया, लिखना शुरू किया। इन संकेतों को बाद में, ये जो संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला गया लिपि चिन्ह। ठीक है, इन आकृतियों को, एक तरीके से आकृति है अभी हमारे लिए, तो ये क्या है? इन आकृतियों को लिपि चिन्ह बोला गया। और इन्हीं लिपि चिन्हों को क्या कहा जाता है? वर्ण। एक तो हम वर्ण किसको बोल रहे हैं? इन लिपि चिन्हों को बोल रहे हैं या ध्वनि के लिखित रूप को बोल रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं? ध्वनि को ही हम क्या कहेंगे? वर्ण। और लिपि चिन्हों को, ध्वनि को हमने क्या करा? जो आवाज़ हमारे मुंह से निकल रही है उस ध्वनि को हमने इन संकेतों के रूप में लिखना शुरू किया। इन संकेतों को हमने नाम दिया लिपि चिन्ह और इनको एक टेक्निकल नेम दिया वर्ण। सिंपली इतना है।
अब आपसे डेफिनेशन के तौर पर जो पूछी जाती है वो वर्णमाला की परिभाषा पूछ लेता है। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। एक एक पॉइंट जो यहाँ पर स्लाइड्स पर लिखे हुए हैं ये अपने आप में प्रश्न है। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस हम अलग से करवाएंगे, अभी तो आपको ये थ्योरी ये कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। तो अब हमने क्या कहा, वर्णमाला की डेफिनेशन पर अब हम आएंगे। शुरुआत में जैसे ही हमने टॉपिक को शुरू किया था वहाँ पर हमने आपको वर्णमाला नहीं बताया, तो अब आप बिल्कुल कह सकते हैं जो वर्णमाला है, जो वर्ण है हमारे, ये क्या है, ये वर्ण है। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं, या ध्वनि के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। ये अलग अलग बातें जो वर्ण या ध्वनि या लिपि चिन्ह हम जिनको बोल रहे थे, उन्हीं के व्यवस्थित क्रमों को हमने वर्णमाला कहा। सिंपल है, बिल्कुल बेहद आसान है। अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा में जो वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, या सिंपली ऐसे कहेंगे कि वर्णमाला में कुल जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं। नंबर आपसे पूछता है तो इसका आंसर है 52। ये आप पहले से जान रहे हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। 52 हिंदी भाषा में कुल वर्ण होते हैं 52, 52। अब वर्णों को हम जो 52 वर्ण हैं इनको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, इनको बोले जाने के आधार पर। ठीक है, एक तो होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। तो 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर देते हैं। वर्ण 52 होते हैं। 52 में हम स्वर को डिस्कस करेंगे, व्यंजन को डिस्कस करेंगे। स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, पहले इनकी संख्या को देखते हैं, फिर इनकी परिभाषा पर आ जाएंगे। अगर इन आउट ऑफ 52 में हम देखें तो वर्णमाला के जो कुल स्वर होते हैं उनको याद रखिएगा और व्यंजनों को भी याद रखिएगा। तो वर्णमाला में जो कुल स्वर होते हैं वो होते हैं 13 स्वर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, आ ई उ री ए ओ औ अंग अहा। ये कुल मिलाकर 13 स्वर हैं आपके सामने। इसमें से हमने अंग और अहा को अलग रंग से दर्शाया है, अभी इसकी बात करेंगे। कुल स्वरों की संख्या अभी आपको 13 याद रखनी है। ठीक है, और ये दोनों अंग और अहा, ये दोनों जो है एक तरीके से स्वर और व्यंजन दोनों के ही गुण प्रदर्शित करते हैं। इस बात को अभी डिस्कस कर रहे होंगे आगे। कुल व्यंजन अगर आपको 13 यहाँ पर आ गए तो कुल व्यंजन कितने बचे, का खा गा से लेकर के ज्ञा तक, ये 39 है। ये तो हो गई संख्याओं की बात। अब हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की, इनकी परिभाषा की। जैसे हम पहले बात करेंगे स्वर किसको कहा जाता है। भाई स्वर हो या व्यंजन हो, इनमें दोनों में क्या है, वर्ण ही तो हैं। तो हम कहेंगे जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा एक बार देखेंगे तब आपको स्वर की समझ में आ जाएगी। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की इनकी सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हम, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं का ही तो बोलते हैं इसको। इसमें कैसे साउंड आता है, का साउंड आता है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो ये ये क्या है, ये स्वर है। ठीक है, ये आ की मात्रा का प्रयोग किया हुआ है इसमें। तो इसको का को हम जो प्रोनाउंस करते हैं, जो साउंड निकलती है हमारी, वो किसकी हेल्प से आ रही है, इन स्वरों की हेल्प से। का खा गा, जितने भी ये व्यंजन हैं वो सब इन स्वरों की मदद से ही बोले जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहेंगे, व्यंजन। तो जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन आपने कभी भी अगर प्योर व्यंजन लिखा होगा तो नीचे आपने देखा होगा इस तरह से एक डैश बना होगा, ये हलंत बोला जाता है इसको। ठीक है, हलंत। जो व्यंजन का ओरिजिनल फॉर्म होता है वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक, और जब ये हट जाता है यहाँ से तो इसको हम ऐसे, ज़्यादातर हम ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इसमें स्वर शामिल है आपका। और ये अगर सिंपली ऐसे लिखा होगा कोई भी व्यंजन इस हलंत के साथ, तो समझ लीजिएगा कि उसमें स्वर शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें स्वर शामिल है, तभी तो इसको का पढ़ते हैं हम। अब हम उन 2 वर्णों की बात करेंगे, अंग और अहा की। तो इसमें आपको जो है 2 वर्ण, अगर हम कहें इसकी जो अंग का जो हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, जो साउंड निकल रहा है वो इस अंग की बिंदी की वजह से है और इस आ के साथ में मिली हुई है। तो डायरेक्टली हम अंग नहीं बोल सकते हैं जब तक हम आ को इसके साथ नहीं लेते हैं। ठीक है, आ के उच्चारण के साथ अगर नहीं लेंगे तो इसको हम नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अहा है। तो इस वर्ण का जो है उच्चारण किसकी मदद से हो रहा है, स्वर की मदद से हो रहा है। अंग का भी और अहा की, स्वर की मदद से बोला जा रहा है, तो इसको व्यंजन में शामिल होना चाहिए। ठीक है, अंग और अहा दोनों ही उच्चारण के लिए, बोलने के लिए किसकी सहायता ले रहे हैं, ये स्वरों की सहायता ले रहे हैं। तो इन्हें स्वर से व्यंजन की तरफ हम डाल सकते हैं क्या,
तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये या तो पूर्ण रूप से स्वर भी नहीं है, पूर्ण रूप से ये व्यंजन भी नहीं है, लेकिन ये दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो जो हिंदी के जानकार थे उन्होंने क्या किया, इन दोनों वर्णों को अंग और आह को एक अलग कैटेगरी में डाला। इनको कहा गया अयोगवाह वर्ण। तो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न की अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं, तो अंग और आह को ही हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अंग, इसको जो है अनुस्वार के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में मिल सकता है। अंग को हम अनुस्वार के नाम से भी जानते हैं और आह को हम विसर्ग के नाम से भी जानते हैं। ये याद रखिएगा, दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, जो वर्ण हुए हमारे, जो 52 वर्ण हुए, उन वर्णों के बीच की कड़ी क्या हुई, ये अंग और आह दोनों, यानी अयोगवाह वर्ण जो है ये स्वरों और व्यंजनों के बीच की कड़ी कह सकते हैं या वर्णों के बीच की कड़ी हुए। अब हम बात करेंगे स्वरों की, यानी स्वर की और उनकी जो मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या या कुल स्वरों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ, अगर आपसे स्वर पूछे जाएंगे तो कितने होंगे, वो 13 होंगे, 13 होंगे। हिंदी वर्णमाला की बात चल रही है। और अगर आपसे पूछे मूलतः स्वरों की संख्या, तो हम 11, वो जो हमने 2 अभी लिखे थे अंग और आह, मूलतः स्वरों की संख्या हम 11 करेंगे। प्रश्न जब आएगा मूलतः या सामान्यता में पूछा जाएगा तो स्वरों की संख्या 11। और अगर आपसे कुल पूछा जाए, कुल संख्या स्वरों की, तो 13 करेंगे। ये डिफरेंस आपको याद रखना होगा। अब जो स्वर हमारे पास हैं, ये 13 को ही डिस्कस कर रहे हैं हम। इनकी मात्राओं को डिस्कस करेंगे कि मात्रा किस तरह से इनकी लगती है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो व्यंजन होते हैं वो व्यंजन ऐसे, ये व्यंजन का वास्तविक रूप होता है हलंत लगा हुआ। ठीक है, और अगर किसी व्यंजन के साथ में हलंत नहीं लगाए तो समझ जाइएगा कि वो किसी मात्रा के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर हम आ की बात करें तो इस छोटे आ की जो है कोई भी मात्रा नहीं होती है। बड़े आ की अगर हम बात करें, इस आ की मात्रा होती है ये एक डंडा। तो हम एक का वर्ण को ले रहे हैं और का के आगे हमने इस मात्रा को यहाँ पर दर्शाया है। ठीक है, ये क्या है, बड़े आ की मात्रा ई है, ये वाली छोटी वाली ई है। इस ई की मात्रा को हम लेफ़्ट से चढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से चढ़ाएंगे। बड़ी ई है, बड़ी ई को हम इधर से राइट से चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया की। ऐसे ही हम बात करेंगे, ये छोटा ऊ है तो ये लेफ़्ट साइड को खुलेगा, और बड़ा ऊ है तो ये इस साइड को कू। और ये री है तो री को हम ऐसे लिखते हैं मात्रा के रूप में। उसके बाद ए है तो इसको हम के, और ये क्या है, बड़े ए हैं तो ये कै हुआ, और ये ओ, और ये औ। ठीक है, तो कौ। और ये अंग, इसको अंग को या तो एक बिंदी से या फिर चंद्र बिंदी से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये मात्राएं हुई। और ये आहा है, तो इस तरह से ये आपको सारी की सारी क्या हो गई हैं, ये मात्राएं हो गई हैं। आज की जो क्लास रहेगी वो बेसिक प्लॉट हमने डिस्कस किया है हिंदी का, बिल्कुल शुरुआत से वर्णमाला पर ही। आगे जो आपका क्लास होगी हिंदी की, उसमें स्वरों का जो कितने प्रकार के स्वर होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं स्वरों के भी, कई तरह से उनको जो है हम विभाजित करते हैं, उन पर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे हुए हैं। जैसे यूपी टेट में इस साल आपका एक प्रश्न आया था। ठीक है, 2 प्रश्न आए थे, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। वीडियो बेसिक फंडामेंटल्स हमने डिस्कस की हैं वीडियो में। आपको पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा। क्लासेस ऐसे ही चलेंगी सारे विषयों की। ठीक है, आप जुड़ जाइए इसको, और जैसे आपने कहा था या मैंने आपसे कहा था कि आप इसको लाइक और शेयर करेंगे तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।